रूस से हमें सस्ता अगर तेल मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे भाई? क्यों आखिर भारत नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इस बुढ़े को जो 92 साल का है, इसको लगता है कि ऐसा करना मोदी अपने पर्सनल वेल्थ गेन के लिए कर रहा है, कि इसका एक फाउंडेशन है, ठीक है, वो फाउंडेशन ऐसा नहीं कि अकेला फाउंडेशन है उसी के अलग अलग ऑफिसर्स, नहीं, वो किसी और एनजीओ को पैसा देता है, वो एनजीओ किसी और एनजीओ को पैसा देता है, जो सेमिनार्स करवाएगा, जो बुक्स लिखवाता है, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनवाता है। बाय द वे रवीश पे जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसके पीछे भी सोरोस का ही हाथ था, उसी का पैसा उसमें भी लगा हुआ था। मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी है अमृता सिंह, वो जो है इसकी एक प्रोग्राम डायरेक्टर है, इसके ही जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है उसकी। देखिए किस तरह से, मतलब अडानी और मोदी में तो ऐसा नहीं है ना कनेक्शन कि मोदी का बेटा अडानी के फर्म में काम करता है या मोदी का भाई जो है अडानी का पेट्रोल पंप चलाता है, ऐसा तो है नहीं। ये नाजियों को बताया करता था कि ज्यूज लोग वहाँ छुपे हुए हैं, उधर उसका घर है। इसका एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में उससे पूछता है कि आपको कभी मतलब बुरा नहीं लगा कि आप इस तरह घटिया काम करते थे? बोला नहीं, उस वक्त तो मतलब मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी है और उसका मैंने फ़ायदा उठाया और मुझे बुरा नहीं लगा। आप सोचिए कि एक्चुअल में, वास्तव में जिसके हाथ रक्त से सने हुए हों, 2004 से जो है ये एक्टिवली यहाँ के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना इसने आरंभ कर दिया। आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी ही काम कर रही है, शशि थरूर जो है उसके अच्छे मित्र हो जाते हैं, राहुल गांधी से भेंट मुलाकात होती है, और राहुल गांधी के साथ एक कोई सलील नाम का व्यक्ति है। ये सब भी जो भी भारत जोड़ो यात्रा में जितने प्रोमिनेंट फेसेज आपने देखे होंगे जो राहुल गांधी के साथ चलते हैं, उनमें से कईयों का नाम एक्टिवली, वो तो या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के साथ। इन लोग को लगता है कि नहीं हम लोग हल्ला करेंगे, अरे फ्रीडम इंडेक्स में जो है रेटिंग गिर जाएगी। दक्षिण पंथियों को या गैर वामपंथियों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा इंडेक्स में कितना गिर गया, क्या गिर गया, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडेक्स भी इन्हीं कमीनों के बनाए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों आजकल एक जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा ट्विटर पे चल रहा है और इस पर खूब चर्चा भी हो रही है, और बहुत सारे थ्रेड्स लिखे जा चुके हैं कि जॉर्ज सोरोस कौन है, किस तरह से उसने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को और विश्व के कई राष्ट्रों के रेजिम्स को यानी सत्ताओं को केवल और केवल रूमर यानी अफवाह के दम पर, अपने एनजीओ के नेटवर्क के दम पर, मीडिया नेटवर्क के दम पर, और जिस तरह से ये अलग अलग तरह की संस्थाएं बनाकर उसको फंड करता है, और वो फंडेड संस्थाएं वहाँ के छोटे बड़े नेताओं को, वहाँ के कॉन्ग्लोमेरेट्स हो गए, वहाँ के अन्य तरह की चीज़ों को, जिसमें मीडिया भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वकीलों को, बुद्धिजीवियों को, इन सब को कंट्रोल करता है, पैसा देता है, और फिर वहाँ अपने विल के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब का वातावरण तैयार करवाता है, जिसके कारण या तो सत्ता पलट हो जाती है या फिर इसके मन की बात वहाँ के लोग सुनने लगते हैं। तो जॉर्ज सोरोस जो है, अगर एक शब्द का प्रयोग करूं कि जॉर्ज सोरोस क्या है, तो एक हरामी व्यक्ति है, और हरामी का शब्द महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से दिया था उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये व्यक्ति नाजियों को, जो हिटलर की पार्टी के लोग थे, उनको, जो यहूदी लोग थे वहाँ के, ज्यूज जिसको कहते हैं, उनका पता बताता था, और वहाँ से इसने पैसे बनाए हैं। मतलब आप सोचिए कि वो बताता था नाजियों कि वहाँ पे यहूदी रह रहा है, उसको मार डालो तुम, और उसके बदले में जो है इसको पैसा मिलता था। इस नीचता से जिसका आरंभ हुआ हो, आज वो 92 साल का है। संभव है कि 2024 के चुनाव के बाद वो जो है वो बचेगा नहीं, उसको हो सकता है कि हृदयाघात लगे और वो निपट जाए। बहुत कम बोलता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन जो भी बोलता है इसके मुंह से केवल और केवल विष ही निकलता है इसी व्यक्ति के ऊपर, और कैसे भारत के लोगों को इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, कौन कौन इसके नेटवर्क में है, वो नेटवर्क क्या काम करती है, किस तरह से मोदी ने जब इसका जो एनजीओ है, इसका जो फाउंडेशन है और तमाम तरह की इससे जुड़ी संस्थाएं हैं,
उसके ऊपर किस तरह से लगाम कसी थी और उसके बाद से ये पिनपिनाता है। 1995 से लेकर 99 और फिर 2004 से 14 तक यह भारत में अत्यधिक सक्रिय था। उसके बाद इसकी सक्रियता आपको 2018 के बाद और भी अधिक दिखती है। इन सारे ही बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको कोई ग्राफ नहीं दिखाऊंगा, और ग्राफ अगर आपको देखना है तो बहुत ही अच्छा ग्राफ जो है द स्ट्रिंग्स, जो इंग्लिश का चैनल है विनोद अन्ना का, तो उस पर जाके देखिए। उसने पूरा नेटवर्क बताया है कि कैसे क्या चलता है, और बहुत पहले ही बताया था। मैं आपकी सहायता करूंगा इस बात में कि ये लोग जो है, चाहे जॉर्ज सोरोस है या अन्य तरह इसी के तरह के और भी जो अरबपति लोग हैं, डॉलर वाले अरबपति, रुपया वाले नहीं, ये लोग कैसे काम करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं तंत्र को, और भारत में उनसे जुड़े कौन से लोग हैं, वो कैसे ये पूरा जो है, चाहे राफेल हो गया, भीमा कोरेगांव हो गया, सीए हो गया, फाइजर हो गया, सब चीज़ के जड़ में आपको जो है जॉर्ज सोरोस मिल जाएगा। तो इससे आप अपनी एक, आप कह सकते हैं कि एक समझ विकसित कर सकते हैं कि जब कोई वामपंथी या कोई चिरकुट जो है जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर आए या उस लाइन से चले, कह रहे हैं ना कि बताओ पेगासस पे चर्चा नहीं हुई, राफेल पे चर्चा नहीं हुई, अडानी पे चर्चा नहीं, तो ये लोग जब बोलते हैं तब आपके पास उतना जो है हथियार होना चाहिए, बौद्धिक हथियार, कि आप उनका प्रत्युत्तर दे सके कि आखिर ये किस तरह से काम करता है। अभी एक वीडियो आया है जॉर्ज सोरोस का जो म्यूनिक का है, यहाँ पे वो बोल रहा है डेमोक्रेसी के रिवाइवल की बात। वो बोल रहा है कि भारत तो लोकतंत्र है लेकिन मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। आप सोचिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कई बार भारत के संदर्भ में होता रहा है। एक बार लिख दिया गया कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, मतलब लोकतांत्रिक तानाशाही। इस तरह से बोल दिया कि एक व्यक्ति ही रूल कर रहा है, अपनी मनमानी चला रहा है। कभी इसको ओलिगार्की बोल दिया जाएगा। ओलिगार्की होता है कि कुछ जो अमीर लोग हैं वही चला रहे हैं देश को। रसा के संदर्भ में ये काफ़ी प्रयोग में होता है, मतलब जहां इनके मतलब के लोग नहीं हैं वहां भले ही इलेक्शन के बाद लोग चुन करके आए, उनको ये लोग अलग अलग टर्म देके हिटलर के समकक्ष जो है वो रखना चाहते हैं। तो एक तो ये था कि मोदी जो है ये सब कर रहा है। फिर उसने वही कि मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म करके ये जो है सत्ता में आया है, साबित कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद फिर बोलता है कि इसने रूस से सस्ते में तेल खरीद करके पैसे बनाए हैं। अब बताइए कि मोदी का क्या कोई अपना पेट्रोल पंप है कि रूस से वो तेल खरीद के अपने पेट्रोल पंप पे जो है बेच रहा है महंगे दाम में। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है जैसे कि भारत को अपने हितों को देखने की आवश्यकता नहीं। मतलब एक तरफ तुम कह रहे हो कि भारत में लोकतंत्र है, मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, और जब वही मोदी अपने राष्ट्र के हित में कार्य कर रहा है कि रूस से हमें सस्ता अगर तेल मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे भाई, क्यों आखिर भारत नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इस बुढ़े को, इस हरामी बुढ़े को जो 92 साल का है, इसको लगता है कि ऐसा करना मोदी अपने पर्सनल वेल्थ गेन के लिए कर रहा है। उसके बाद इसकी पीड़ा और भी जो है अधिक निकल कर आई कि अडानी जो कर रहा है उसको जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स उससे प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर मोदी को देना पड़ेगा। मोदी क्यों देना पड़ेगा उसका उत्तर? मोदी के मंत्री दे चुके हैं, मोदी के लोगों ने लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट में केस। तुम ही लोग जो है और इन्हीं के वकील जो इनके द्वारा फंडेड होते हैं वही लोग पहुंचते हैं अंततः सुप्रीम कोर्ट। मैं आगे बताऊंगा कैसे वकीलों को भी ये लोग पैसा देते हैं, मतलब इस तरह की लड़ाइयां लड़ने के लिए, जिससे सरकार कभी भी शांत चित्त होकर एक भी संसद सत्र निकाल ही ना सके, तो वहां पर जो है भेजा जा रहा है। अब अडानी के ऊपर जिसको जवाब देना था कि इस SBI का क्या एक्सपोजर है या फिर LIC का क्या एक्सपोजर, सब हो गया। वो बोल रहा है कि तुम्हें पार्लियामेंट में जवाब देना ही होगा। कॉन्फिडेंस देखिए इस आदमी का, इस आदमी का कॉन्फिडेंस इतना कहां से आता है? इस आदमी का कॉन्फिडेंस वहां से आता है कि इसने कई बार पार्लियामेंट के सेशंस को मात्र $1 बिलियन खर्चा करके, और अभी तक वही चल रहा है ऑटो पायलट मोड में। इसने स्टार्ट जो किया है 1999 में, ये पहला NGO भारत में लेकर आता है जो अपने मतलब कुछ लोगों को चुन करके स्कॉलरशिप्स दिया करती थी।
इंडियन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए या विदेश में जिसको जाना है पढ़ने के लिए वहाँ से चुनते हैं। 99 से इसने इस्टेब्लिश किया था। और मतलब कुछ समय के बाद सब कुछ अपने आप होता है, थोड़ा सा पैसा दे दिए और ये जो भिखमंगे वामपंथी हैं वो अपने आप बिना अपने मालिक के कहे या हड्डियों के लिए इधर उधर दौड़ते हैं और उनके लिए भौंकते रहते हैं। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि ये जानता है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि पार्लियामेंट में मोदी को जवाब देना पड़ेगा। मोदी ने कभी जवाब दिया नहीं बाय द वे। जितने फर्जी इन्होंने आरंभ से लेके अभी तक 2018 से अभी तक जितनी बार संसद के सत्र को बर्बाद करने की चेष्टा की, सफल तो रहे हैं ये लोग, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन मोदी ने जिससे ये जवाब मांग रहे हैं उसने कभी इनको जवाब दिया नहीं, क्योंकि उसमें मोदी के जवाब देने लायक कुछ था नहीं। भारत में संस्थाएं हैं, सारी संस्था काम कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये हमेशा ही ये जो जॉर्ज सोरोस है हमेशा पीछे बैठा रहता था, पर्दे के पीछे से काम करता था। इसका काम था पैसे देना। एनजीओज का एक जाल बना हुआ है कि इसका एक फाउंडेशन है, ठीक है, वो फाउंडेशन ऐसा नहीं कि अकेला फाउंडेशन है उसी के अलग अलग ऑफिसेज, नहीं, वो किसी और एनजीओ को पैसा देता है, वो एनजीओ किसी और एनजीओ को पैसा देता है। वो जो है एक अवार्ड फंड क्रिएट किए हुए है कि वो किसी और मीडिया हाउसेज को अवार्ड्स देगा, कोई और उसके थ्रू होगा जो सेमिनार्स करवाएगा, जो बुक्स लिखवाता है, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनवाता है। बाय द वे रवीश पे जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसके पीछे भी सोरोस का ही हाथ था, उसी का पैसा उसमें भी लगा हुआ था। तो इस तरह से ये बहुत ही लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स जटिल तरीके से अपने पैसे को राउट करता है, रीराउट करता है। आप उस पर जो है प्रतिबंध लगा दीजिए, उसको वॉच लिस्ट पे डाल दीजिए, बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग काम करते रहते हैं। तो आज ये बुढ़ा जो है ये क्यों वीडियो पे खुद आकर और इस तरह से एक सॉवरेन डेमोक्रेसी के ऊपर इस तरह से बात करता है। तो एक कहावत है हिंदी में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि इसने जो इतना इन्वेस्ट किया था और 2008-18 से कॉन्स्टेंटली मोदी के ऊपर ये लगा हुआ है, तो ये सफल नहीं हो पा रहा है। 2 लोकसभा के चुनाव और 2 विधानसभा के, जिसमें उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें सबसे अधिक फोकस था, उन दोनों में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार न केवल बनाया बल्कि रिपीट किया अपने आप को। और हो सकता है संभवतः 2024 में भी हम लोग उसी राह पर जा रहे हैं। और इस बूढ़ों को लग रहा है कि इसके हाथ से जो अभी तक ऑटो पायलट मोड में था, जो चीज़ें अपने आप हुआ करती थी, वो निकलता जा रहा है। क्योंकि पिछले 1 वर्ष में अगर आप देखें तो फाइजर की लॉबी हो, उसको जो है बिल्कुल ही शांत कर दिया, उसको इग्नोर किया और उसको आने नहीं दिया, जबकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है एक्टिवेट हो चुका था। इसको लग रहा है कि उसी राह पर चलते हुए बाकी जो इनके चीज़ें जो है फुस हो जाती हैं। और जैसे नॉन लेफ्ट ने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तहत या और भी माध्यमों से ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के तुरंत ही जो भी फेक न्यूज़ या इस तरह से मोटिवेटेड न्यूज़ आता है उसका खंडन त्वरित गति से जो है प्रस्तुत कर देते हैं ये लोग। द हॉकआई का आप जाके देख लीजिए, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और ट्विटर पे थ्रेड के थ्रेड पड़े हुए हैं इसको एक्सपोज करने के लिए। और भी है, एजेंडा बस्टर है, इस तरह के कई लोग हैं जो इसी तरह का काम करते हैं कि सोरोस जो ही ट्रेंड करना शुरू करता है या उसका कोई वीडियो आता है, ये लोग उसका पूरा जन्म कुंडली जो है निकाल के रख देते हैं ट्विटर पे कि भाई देखो। उससे क्या होता है कि जो सामान्य जनता है, जो पहले एक तरह का जो हो हल्ला शोरगुल जो ट्विटर पे मचा करता था और नैरेटिव एक अनबैलेंस्ड हुआ करता था कि सोरोस वाला इतना हैवी हो गया है और इधर हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम खाली कह रहे हैं कि नहीं ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग देशों को बर्बाद करते हैं। तो पहले जो है हमारे आर्ग्यूमेंट में आप कह सकते हैं कि लॉजिक नहीं हुआ करता था या आंकड़े नहीं हुआ करते थे। अब इन लोगों के आने के कारण क्या हुआ है कि लगातार फैक्चुअल जो है काउंटर इनको मिल रहा है। और आप फैक्ट्स रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक, भले आपने एनजीओ का और ये जो है राना आयूब, द वायर और स्क्रॉल और क्विंट और ऑल्ट न्यूज, ये सब आपने एक तरह से ख़रीदे हुए हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता जो है
वो बहुत कम रह जाती है, और फैक्चुअल जब डेटा दिया जाता है लिंक के साथ, डेटा के साथ, तब वो जो है नैरेटिव में बैलेंस आता है, और तब लोगों का विश्वास जो है इन लोगों पर अधिक बढ़ता है, और आपके जितने भी नैरेटिव होते हैं वो निरस्त किए जाते हैं। चाहे ओमेदियार हो गया, ये सोरोस हो गया, और भी कई लोग हैं जो अरबपति हैं, और उनका फोकस यही रहता है कि जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, या तो वहाँ के सत्ताओं को मैनिपुलेट करके पैसा कमाया जाए, या वो अगर उनकी बात नहीं मान रहे तो उस सत्ता को पलट दिया जाए। सत्ता कैसे पलटा जाता है? तो ऑल्ट न्यूज़ को IFCN जो है फैक्ट चेकिंग नेटवर्क है, वो जो है सर्टिफिकेशन दे देता है, और पता चलेगा IFCN के पीछे कौन है, तो जॉर्ज सोरोस लगे हुए हैं। प्रावडा मीडिया और फलाना और डिमका, इन सब के पीछे आप जाएंगे तो 3-4 लेयर के बाद आपको जो है जड़ में यही बूढ़ा बैठा हुआ मिल जाएगा, जॉर्ज सोरोस। और यही लोग जो जितना माहौल बनता है, चाहे 370 को लेकर के फर्जी स्टोरीज छापी गई हो, फाइजर की वकालत करना हो, राफेल के ऊपर माहौल बनाना हो, भीमा कोरेगांव, मोदी के असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे और वो वामपंथी लिख रहे थे, PFI आदि में, मतलब हर जगह पे, शाहीन बाग हो गया, किसान आंदोलन हो गया, इन सब में आपको एक व्यक्ति, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, जो लीड कर रहा हो उस चार्ज को, उसका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस या उसकी संस्था से, या उसकी संस्था जिन संस्थाओं को पैसा देती है उससे आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा। और पैटर्न इसका यही है कि ये जो भी इलेक्शन ईयर होता है उससे 1 साल पहले बहुत ही अधिक एक्टिव हो जाता है, और एक के बाद एक जो है इश्यूज की बॉम्बार्डमेंट करता है। 2018 में आपको याद होगा कि वही भीमा कोरेगांव वाला इंसिडेंट वहाँ से चलता है, और पूरे साल तरह तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, और फिर आपको राफेल और इस तरह से लगातार बॉम्बार्डमेंट किया जाता है 2018 और 19 में, ताकि लोगों का विश्वास जो है वो हट जाए। लगातार इस तरह की खबरें, जो रैंडम एक इंडिविजुअल इंसिडेंट कहीं पे हो रहा है उसको बताया जाने लगा कि नहीं, डर का माहौल है, मुसलमान जी नहीं पा रहा है, आपातकाल आ गया है और हमें जो है इन लोगों को नहीं चुनना है। ये सब लोग मिल करके हमेशा 1 साल पहले बहुत ही तगड़ा माहौल बनाने की चेष्टा करते हैं, और वही यहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगले वर्ष जो है चुनाव है और इलेक्शन मोड में ऑलरेडी भाजपा आ चुकी है। कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा करके भी भाजपा की सहायता काफ़ी कर ही चुके हैं, तो और भी जो है आगे आपको अभी मिलेगा कि ये इसी लाइन पर लगातार, एक संसद सत्र बर्बाद हो चुका है, बजट सत्र का पहला चरण जो है 2 चरणों में होगा, अभी ब्रेक चल रहा है, तो वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, अडानी की बलि चढ़ चुका है। और हम जब संसद सत्रों की बात करते हैं कि आखिर संसद सत्र पे इतना क्यों फोकस्ड है, उसमें ठीक है कि डिस्कस नहीं हुआ, नहीं चलने दिया, तो उससे क्या होता है? उससे होता यह है कि संसद सत्र जो होता है सबसे अधिक टेलीवाइज्ड इवेंट होते हैं, और उसमें हर दिन अगर न्यूज आएगा कि अडानी के ऊपर JPC की मांग हो रही है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, राहुल गांधी कहेगा कि उनके हाथ काँप रहे थे, तो ये जो बिकी हुई संस्थाएं हैं मीडिया, वो पूछता भी नहीं है कि भाई कब हाथ काँप रहे थे मोदी के, हमने तो उसका 1 घंटे का 1.5 घंटे का भाषण सुना, कहीं कुछ वैसा नहीं दिखा। अब तुम हमारे सामने हो जाते हो तो हमें तुम्हें देखना पड़ता है, नहीं तो तुम्हें तो देखे नहीं मोदी। तो ऐसे में जो है आप कैसे, ना कोई काउंटर क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ नहीं, जो विपक्ष करता है कि आज जो है कहाँ बैठे, आज जो है महात्मा गांधी की स्टैचू के नीचे बैठ गए। तो संसद सत्र के समय पे लगातार संसद की कार्यवाही होती है, उस पर लगातार दृष्टि जमाए रखते हैं मीडिया वाले, और उसका कवरेज होता है। इसी कारण संसद सत्र जो है जॉर्ज सोरोस के लिए या कांग्रेस के लिए या वामपंथियों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय हो जाता है कि इन्हें सबसे अधिक कवरेज उस समय मिलेगी। अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि इंडिया का कनेक्शन क्या है, इसका जॉर्ज सोरोस का इंडिया कनेक्शन क्या है। 2006 में ये पहली बार भारत भी आया था। मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी है अमृता सिंह, वो जो है इसकी एक प्रोग्राम डायरेक्टर है, इसके ही जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है उसकी। अब देखिए किस तरह से, मतलब
अडानी और मोदी में तो ऐसा नहीं है ना कनेक्शन कि मोदी का बेटा अडानी के फर्म में काम करता है या मोदी का भाई जो है अडानी का पेट्रोल पंप चलाता है, ऐसा तो है नहीं। फिर भी हम जोड़ लेते हैं कि नहीं, मोदी और अडानी का है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री की बेटी कॉम्प्रोमाइज्ड है एक तरह से, मतलब आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही। वो काम कर रही एक फॉरेन एंटिटी के साथ जो लगातार भारत में अपने मतलब का शासन तंत्र चाहती है। उसके बाद 2009 में शशि थरूर जब विदेश मंत्री बनने वाले होते हैं, उसके 2 दिन पहले जॉर्ज सोरोस के लिए ये ट्वीट लिखते हैं और उसको बहुत ही अच्छा मित्र बताते हैं। आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है एक तरह से। उसके बाद आप देखेंगे, आप कहेंगे कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड है? कॉम्प्रोमाइज्ड ऐसे है कि जॉर्ज सोरोस जो भी चाहता है तब ये लोग ही जॉर्ज सोरोस की हर बात को पुश करते हैं, उसके नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। और ये आजकल तो बहुत ही अधिक ऑब्वियस हो गया है कि जहाँ जहाँ जॉर्ज सोरोस जड़ में आता है, आपको एक कांग्रेसी मिल जाएगा, कांग्रेस का नेता मिल जाएगा, या फिर कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जो है वो हरकत में आ जाता है। राहुल गांधी इनके बहुत प्रिय हैं और राहुल गांधी का एक टॉक आपको विशेषतः याद होगा कि हार्वर्ड में शायद कुछ विद्यार्थियों ने बुलाया था वहाँ पर राहुल गांधी ने बोला था, या हार्वर्ड था या फिर उनका एक वीडियो कॉल चल रहा था किसी अमेरिकी के ही साथ, तो वहाँ पे उसने कहा कि यूएस मस्ट इंटरवीन, मतलब अमेरिका को भारत में इंटरवीन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोदी अपना शासन चला रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है। आप सोचिए, राहुल गांधी तो खैर हेविली कॉम्प्रोमाइज, उसने चीन के साथ जो है एमओयू साइन किया हुआ, अब उसको कैम्ब्रिज बुला रही है। पता नहीं कबड्डी कोटे से गया था कि बाप के पैसे कोटे से वहाँ पे गया था, या फिर ब्रिटिश सिटीजन है जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो उसके कारण वहाँ पे गया था। क्योंकि इसको देखकर तो नहीं लगता कि ये उतना बुद्धिमान है कि इसको टैलेंट, प्रतिभा के मतलब अनुसार जो है वहाँ पे कोई सीट मिली होगी। जो भी है, पिछले बार क्या हुआ था कि इसने जो कैम्ब्रिज में जो बकवास किया था वो बाहर आ गई थी और बहुत ही भद्द पीटी थी इसकी। तो इस बार कैम्ब्रिज में बोला जा रहा है कि इन कैमरा डिस्कशन होगा, जिसको बोला जाता है कि बंद कमरे में डिस्कशन होगा, चर्चा होगा। और किस बात पे चर्चा होगी? चीन के साथ क्या चल रहा है, ये सब पे। तो राहुल गांधी जैसे लोग जो जाते हैं हर वर्ष 60-62 विदेश यात्राएं करते हैं, मतलब महीने के 5, उसके पीछे कौन लोग हैं, ये कहाँ जाता है? और अगर कहीं पे स्पीच देता है, उस सब की जड़ में जाएंगे, जॉर्ज सोरोस जो है बैठा हुआ मिल जाएगा। और ये वहाँ पर जाकर, वहाँ पे जाता कैसे है ये कि अपोजिशन का लीडर बन के जाता है, कि ये रिप्रेजेंटेटिव है, भले इसके 40 से 50 सीट बचे हुए हैं, उतने में ही ये मात्र 10%, मतलब इसका लीडर ऑफ अपोजिशन तक लोकसभा में जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि 10% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। फिर भी ये उसी तरह से दिखाया जाता है। और फिर बिकी हुई मीडिया जो विदेशी है वो बोलती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन चिंतित है कि भारत में लोकतंत्र सही से नहीं चल रहा है, इसलिए यूएस को इंटरवीन करना चाहिए। थरूर कॉम्प्रोमाइज, राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी बेटी उसी के फाउंडेशन में प्रोग्राम डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो आप जो है स्वयं ही बिंदुओं को जोड़कर जो है रेखा बना लीजिए। अब देखिए कि इंडिया में इन्होंने किया क्या है 2018 से। भीमा कोरेगांव में जो 1 जनवरी को मनाया जाता है, वहाँ पे वायलेंस हुआ था, दंगे हुए थे, और फिर इसको दलित बनाम सवर्ण, और उसके बाद फिर वही सर्वहारा बनाम कॉरपोरेट, और इस तरह से करके दिखाया गया। दंगे हुए, मतलब बहुत ही हिंसा हुई, लोगों की हानि हुई, क्षति हुई, और ये बहुत समय तक ये चर्चा में रहा था। ठीक है, उसमें 3-4 जो है बड़े बड़े नक्सली वैसे पकड़े भी गए थे। तो ये सब चला था, ये 2018 की बात है। उसका राफेल आता है, जब हिंदू के एन राम ने चुराया था या कहीं से चोरी करवाई थी वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और राहुल गांधी, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने मनोहर पर्रिकर का नाम लेके कि मैं उनसे, वो बीमार थे, मिलने गया था, और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बड़ा त्रस्त हूँ, मतलब उनके नाम से कुछ ऐसी बातें बुलवाई रक्षा सौदों को लेकर के कि दिखे कि सरकार उनकी नहीं सुनती है और सब चीज़ बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है।
जिसके बाद मनोहर पर्रिकर ने उसका खंडन भी किया था कि भाई अगर तुम मिलने आते हो यह कह कर के आप रुग्ण हैं, बीमार हैं, तो हम आपसे मिलने आ रहे हैं, कम से कम इस तरह के चिरकुट वाले काम ना किया करो कि उसमें भी अपना प्रपंच तुम्हें डाल देना है। राफेल पे फिर क्या हुआ कि एन राम ने आधा पन्ना छापा, मतलब नीचे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो नहीं छापा उन्होंने, और उस पर जब अगले दिन आ गया, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के पास वहीं से अगर तुम फोटो खींच के लाए हो या चोरी करवाए हो उस चीज़ को वहाँ, क्योंकि वही कहते हैं ना कि सत्ता, मतलब तुम आ गए सत्ता में लेकिन तंत्र तो हमारा है ना, तो वहाँ पे जो प्यून है, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं रक्षा मंत्रालय में काम, ये तो उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं के खाए पिए पिलाए हैं, तो उन्होंने कहीं से दे दिया होगा एन राम को, उसने आधा जो है छापा, क्योंकि पूरा छापता तो सत्य जो है बाहर आ जाता। फिर उस पे जो है 1-2 संसद सत्र बर्बाद होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लाया जाता है, और इन सब में देखिए कि राफेल में किकबैक्स की जो बात है वो कहाँ से आई थी। वो फ्रांस का एक एनजीओ था, एक टुटपुंजिया अखबार था, उसने छापा था, और उसको कौन फंड करता है? जॉर्ज सोरोस फंड करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप आ जाइए सीए पे, शाहीन बाग पे। शाहीन बाग में हर्ष मंदर जैसे लोग थे, और पूरा इकोसिस्टम ही वस्तुतः वहाँ पे था। इंदिरा जयसिंह थे जो वकील हैं। ये लोग जो हैं ये जॉर्ज सोरोस के जो भी एनजीओज हैं उनसे जुड़े हुए हैं, किसी के बोर्ड में बैठे हुए हैं, किसी के ट्रस्टी हैं, किसी के एडवाइज़र हैं, किसी के कंसल्टेंट हैं। और हर्ष मंदर जो है वो व्यक्ति है जिसने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट करने में सोनिया गांधी की सहायता की थी। कम्युनल वायलेंस बिल अगर आपको याद हो तो उसमें यह था कि अगर कहीं दंगे होते हैं तो जो माइनॉरिटी है उसको इम्यूनिटी है, उसको कभी भी जेल में नहीं डाला जाएगा, और जो मेजॉरिटी है वो स्वतः आरोपित हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब आग कोई भी लगाए, वस्तुतः आग कौन लगाता है इस देश में दंगों में, हमको आपको सबको पता है। तो उनको शील्ड करने के लिए कि आगे से इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो ही नहीं, उन्होंने इस तरह का कानून लाने की व्यवस्था कर दी थी। बाद में बहुत विरोध हुआ, तब जाकर यह कानून लागू नहीं हो पाया। तो वही हर्ष मंदर फंडेड बाय जॉर्ज सोरोस है। ठीक है, उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट आता है, ग्रेटा थनबर्ग, ये सब को पैसे कौन देता है ट्वीट करने के लिए? मियाँ खलीफा को, इन सब को, रिहाना को कौन दे रहा था, जो एक एक ट्वीट करने के लिए मिलियंस में पैसे लेती है? कहाँ से आता है पैसा? इन सब के पीछे आप देखेंगे जॉर्ज सोरोस ही बैठा हुआ आपको मिलेगा कि चलो कुछ पैसे जो है फेंक दिए जाएं भिखमंगों को और ये लोग कुछ काम करेंगे। उसी तरह फार्मर्स बिल में, और ये फार्मर्स बिल में सफल हुए एक तरह से, फार्मर्स बिल वापस लिया गया, और साथ ही उसके साथ एक और चीज़ हुई कि खालिस्तानियों की भी फंडिंग उसी समय आप देखेंगे कि खालिस्तान का रिवाइवल जो है, खालिस्तान मूवमेंट का, वो फार्मर्स बिल जो किसान आंदोलन चल रहा था उसी के समानांतर हो रहा था। उसके बाद आप आ जाइए, दंगे होते हैं, लाल किले पे चढ़ाई हो जाती है, सब होता है। उसके बाद फिर कोरोना चल रहा था तो फाइजर का आता है। फाइजर के लिए $50 बिलियन का मार्केट था भारत, और वहाँ पे पूरा जी जान लगा दिया इन लोगों ने। अब तो फाइजर के बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जिन्होंने भी फाइजर लिया वो मर रहे हैं या उनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, डेटा छुपाया गया कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, बूस्टर डोजेस दिए गए जिनकी एफिकेसी पे सवाल उठाया जा रहा है। अभी तो लगातार रिसर्च आ रहे हैं, और फिर संसद में, अमेरिकी संसद में तो बिठा करके ट्विटर वालों को पूछा जा रहा है कि भाई तुम कौन से मेडिकल कॉलेज में गई थी जो तुमने यह तय कर लिया कि ये जो लिखा जा रहा है, हार्वर्ड के डॉक्टर्स लिख रहे हैं, इस पे प्रश्न उठा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, उसको तुमने प्लेटफॉर्म कर दिया या उनको बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पर से। तो इन सब पे उसी फाइजर को भारत में पुश करने की चेष्टा की जा रही थी। और भारत में फाइजर का 2 है प्लान। जब इस तरह की संस्थाएं जैसे बिल गेट्स, उस पर भी लगते रहे हैं इस तरह के आरोप कि ये लोग भारतीय लोगों को, चूँकि गरीब हैं, उसको गिनी पिग की तरह ट्रीट करते हैं, लैब रैट्स की तरह, कि जांचना तो है ना भाई, वैक्सीन बनाया, दवाई बनाया, तो कहाँ जांचेंगे? तो आइए, भारत में तो इतने गरीब लोग हैं, कुछ किसी नेता को पैसा खिला दीजिए, वो बोल देगा कि हाँ आप ट्रायल कर सकते हैं, ये ह्यूमन ट्रायल के लिए ओके है, और वो जो है जाएगा। उड़ीसा का मामला है, जिस बात को दबा दिया गया, वहाँ बहुत सारे लोग मर गए थे
बिल गेट्स के वैक्सीन लेने से। उसी तरह फाइजर को भी डेटा चाहिए था। अब अमेरिकी कंपनी को डेटा चाहिए तो कहाँ जाएगा? वो भारत में प्रयोग करेगा वो। और भारत इतना विशाल, इतना डाइवर्स है, अलग अलग रेसेज हैं, सब कुछ है यहाँ पर, तो भारत में वो करने लगे। अब भारत में जब करने के लिए आना चाह रहे थे, भारत सरकार ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि हमें चाहिए ही नहीं तुम्हारा, क्योंकि वो मोटिव संभवतः जानते थे और उन्हें पता था कि कौन से लोग हैं जो इस तरह के नैरेटिव को पुश कर रहे हैं। तो फाइजर से एक झटका उनको लगा। उसके बाद फिर पेगासस आता है कि भाई भारत में सारे लोगों में जो है सरकार ने पेगासस डाल दिया सॉफ्टवेयर, और किसी के भी फ़ोन से सुना जा रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जमा करो, किस किस को लगता है कि तुम्हारे फ़ोन में है, तो जमा नहीं किया गया। और उसके बाद उसमें भी फिर हर बात में आप देखिए कि इनका है इशू को जो है रैंप अप करेंगे, हल्ला होगा, अखबारों में लिखा जाएगा, उसके बाद प्रश्न होगा अगर आपने कुछ नहीं किया तो जांच करवाने में क्या जाता है। जांच करवाने के लिए ये लोग इतना पुश करते हैं, और सरकार को पता है कि ये क्यों कर रहे हैं। सरकार ना तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती है, कुछ नहीं बनाती है, उस पर जवाब देती है फैक्चुअली, उसको नहीं मानते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फिर सुनता है इनको, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वही जवाब होता है, क्योंकि उसमें कुछ मिलना तो है नहीं। तो लेकिन इसमें होता क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा अविश्वास का बीज जो है ये लोग रोपते जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इनका चलता जा रहा है। मतलब इनको लगता है कि एक दिन हम सफल होंगे, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। लेकिन वो कामयाब हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्थाएं इतनी सशक्त हैं, और एक तरह से इनका जो डिसइंफॉर्मेशन का पूरा कैंपेन है वो हमेशा ही 1 घंटे के अंदर डीबंक होना आरंभ हो जाता है। और पेगासस के बाद अब आए हैं अडानी वाले मामले पे भी लगातार चल ही रहा है। अब इसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो भारत में इनके लिए काम करते हैं, हर्षमंदर हो गया, इंदिरा जयसिंह हो गया, राजीव गांधी फाउंडेशन है, कई तरह के NGOs हैं, इन सब में लगे हुए। राजीव गांधी फाउंडेशन का भी नाम आया था, उनको भी जॉर्ज सोरोस जो है इस तरह के लोग फंड करते हैं। 3-4 हैं, फोर्ड फाउंडेशन है, फिर जॉर्ज सोरोस का हो गया, उमेदियार नेटवर्क है। तो ये लोग ही मूलतः यहाँ के नैरेटिव को, वामपंथी नैरेटिव जिस भी तरह से चलता है, सबको यही लोग, मतलब 3-4 लोग का पैसा ही उसको नियंत्रित करने की चेष्टा करता रहता है। अब एक और चीज़ है इसी सब में कि भारत की छवि को बर्बाद करने के लिए ये लोग हमेशा इंडेक्सेस का, सूचकांकों का सहारा लेंगे कि भाई डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत जो है इतने रेटिंग पे चला गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में भारत जो है एकदम ही नीचे चला गया, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी नीचे है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में यहाँ पे चला गया। ये सारी संस्थाएं, और सारी जब मैं बोला तो एक्चुअल में सारी संस्थाएं, नाम लूँगा कुछ का, वीडम है, फ्रीडम हाउस है, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स आता है, RSF आता है, ये भी प्रेस फ्रीडम के ऊपर है, फिर ICIG है, IFCN है, PRIO है, RSF का नाम मैंने ली। ये सारी संस्थाएं, और जितना में भी जो भी संस्था या तो वर्ल्ड बैंक से संबद्ध नहीं है, मतलब डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक की संस्था नहीं है या UN की नहीं है, उसके अलावा जो भी इस तरह की रेटिंग्स जारी करते हैं कि भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया कि वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, उसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डालना, ये सब में आप अगर जाएंगे, सब में एक एक में आपको जॉर्ज सोरोस ही बैठा हुआ मिलेगा। जॉर्ज सोरोस के काम करने का आप तरीका देखिए कि ये एक तरह से टारगेट नहीं करता है। जैसे आप कोई स्पाई थ्रिलर देखते हैं कि उसमें कोई एक एंटिटी है या इंडिविजुअल है, उसको स्थापित करना हो, क्योंकि आपने किसी को फ्रंट में लाया है, किसी चीज़ पर बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, आपकी उसका बैकग्राउंड कुछ होना चाहिए कि ये बंदा है क्या, कहाँ से है, या ये संस्था क्या काम करती है। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म खेलते हैं कि उसके लिए 10-20 वेबसाइट बना देंगे, उसके बाद PR के थ्रू उस पर्टिकुलर संस्था या व्यक्ति के बारे में कई जगहों पे खबर लगवा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता है, उसका कहीं पे दिखा देंगे परचेज किया है, कुछ कहीं पे जाता है, उसका एक पासपोर्ट बना देंगे, फर्जी का वीज़ा लग जाएगा, सब चीज़, ताकि वो लगे ऐसा कि ये जेन्यून है। उसी तरह से जॉर्ज सोरोस अपने नैरेटिव को पुश करने के लिए कि भारत में तानाशाही चल रही है, कितने लोगों का सहारा लेता है देखिए, NGOs का,
एनजीओज क्या करते हैं, गरीबों के बीच जाएंगे, माइनॉरिटीज़ के बीच जाएंगे, या अन्य संस्थाएं जो हैं इसे इन्वायरमेंट का सहारा लेकर, ये सब करके क्या बोलेंगे कि भारत सरकार हर तरह से इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रही है। इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे मतलब एसटीज को, शेड्यूल ट्राइब्स जो रहते हैं वैसी जगहों पे, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रही है, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद ये करेंगे कि एनजीओ जो गरीब लोग हैं, माइनॉरिटी, तो उसमें जो है कहीं पे भी झड़प हो गई है, झड़प नहीं हो रही है तो बोल देंगे कि जय श्री राम बुलवाने के लिए पीटा। एक एक जय श्री राम वाला मुद्दा जो है सारा डिबंक किया जा रहा है, सबका सब फेक निकला, उस तरह की बात कर देंगे। उसके बाद बोल देंगे कि माइनॉरिटी को बहुत सताया जा रहा है, देखिए वहाँ पे दंगे हो गए, वहाँ पे दंगे, सब कुछ झूठ। कहीं पे हर जगह पे आपको पता चलेगा कि जिसको ये लोग पीड़ित दिखा रहे हैं वही मुख्य आरोपी हैं, वही जो है अपराधी हैं, मुख्य अपराधी हैं। तो ये करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये तो देश की बात हो गई। उसके बाद फिर मीडिया के माध्यम से ये बोलेंगे कि इन्होंने जो है ईवीएम हैक कर लिया है, इन्होंने क्या किया कि ये स्पॉन्सर करते हैं मिलिटेंट ग्रुप्स को, ये जो है आरएसएस वाले जो है आतंकवादी समूह हैं, इस तरह से लिखवाया जाता है, बार बार तानाशाही जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये मीडिया सब कर रहा है, एनजीओ हो गया, मीडिया हो गया। उसके बाद इनको जब अपना नैरेटिव चलाना होता है तो उसको अंतिम तक खींचने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं, जिसमें कुछ सीनियर जो वकील हैं और कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, जो अपने आप को सिविल सोसाइटी का मेंबर कर, वो लोग इसके पीछे खूब आवाज़ उठाते हैं, हर जगह पे जाके इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ फंडेड होता है। उस तरह से हो गया। उसके बाद फिर विदेशी पत्रिकाओं में या तो भारत के कुछ लोग लिख रहे हैं या ये लोग स्वयं ही भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर लिखेंगे। ये हो गया चौथा। पांचवा होता है इंडिसेस, सूचकांक जो ये लोग तैयार करते हैं कि भारत हर चीज़ में, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान से नीचे है, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में जो है अफ़गानिस्तान से नीचे है, आप कह सकते हैं कि जीडीपी टू क्या कहते हैं हंगर रेशियो, उसमें जो है बांग्लादेश से नीचे है, पाकिस्तान से नीचे है, डेमोक्रेसी में ये लोग बहुत ही नीचे जा रहे हैं, फलाना में ये लोग एकदम बर्बाद हो चुके हैं। तो इंडेक्सेस के माध्यम से पता चलेगा 5 आदमी वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जिसके नाम पर ये लोग पूरे के पूरे लोकतंत्र को बोलते हैं कि हर चीज़ में भारत जो है अपने आप को भले ही 3 ट्रिलियन इकॉनमी और एस्पायरिंग टू बी 5 ट्रिलियन इकॉनमी कहे, लेकिन देखो वस्तु स्थिति क्या है कि विदेश के लोग ऐसा मानते हैं, संस्थाओं ने रिसर्च किया है कि भारत पूरा बर्बादी की तरफ जा रहा है। और फिर से मैं उन संस्थाओं का नाम लूँगा जो इस तरह के इंडिसेज निकालते हैं। वीडेम हो गया, फ्रीडम हाउस हो गया, फिर आरएसएफ हो गया, पीआरआईओ हो गया, आईएफसीएन हो गया, आईसीआईजे हो गया। ये सारे लोग मिलकर जो भी भारतीय डेमोक्रेसी को और उसको अलग अलग सूचकांकों पर दिखाते हैं, ये सब जो है सोरोस द्वारा फंडेड है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं इस व्यक्ति की, ये करता क्या था। तो मैंने आपको बताया आरंभ में कि ये नाजियों को बताया करता था कि ज्यूज लोग वहाँ छुपे हुए हैं, उधर उसका घर है। इसका एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में उससे पूछता है कि आपको कभी मतलब बुरा नहीं लगा कि आप इस तरह का घटिया काम करते थे? बोला नहीं, उस वक्त तो मतलब मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी है और उसका मैंने फ़ायदा उठाया और मुझे बुरा नहीं लगा। आप सोचिए कि एक्चुअल में, वास्तव में जिसके हाथ रक्त से सने हुए हों, और किसके रक्त से सने हुए हैं, उन लोगों के जो एक्चुअल में आज विश्व के नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं, ज्यूज। नंबर कम है उनका, लेकिन आप हॉलीवुड के जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, डायरेक्टर हैं, सबके सब प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सबके सब जो है यहूदी ही हैं। वहाँ बड़े बड़े जो बैंक है उसके ऑनर आपको यहूदी मिलेंगे, बड़े बड़े कॉमेडियंस या लेट नाइट शो होस्ट जो हैं आपको यहूदी मिलेंगे। और भी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। और वैसे में भी जॉर्ज सोरोस टाइप का आदमी मतलब सरवाइव करता है, और न केवल सरवाइव करता है बल्कि देशों की अर्थव्यवस्थाओं को टॉपल करता है, तबाह करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसने जो है 1993 में संभवतः उस वक्त तबाह किया था। उसमें पाउंड जो है वो उसके बारे में अफवाहें उड़ा करके ये सब किया था। ब्रेग्जिट के पीछे भी इसका हाथ बताया जाता है कि उसमें भी ये जो है मतलब ये लोग अफवाहें फैलाते हैं, लोगों में
भय का वातावरण डालते हैं और उनके सामने केवल एकमात्र विकल्प देते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, क्योंकि अफवाहों को आप स्वयं ही हर बार जो है उसकी फैक्ट चेकिंग नहीं कर पाएंगे। और बार बार जब अफवाह किसी एक व्यक्ति या संस्था के बारे में आने लगती है तो हमारे मन में संदेह होने लगता है कि यार कुछ तो सही होगा, इतने बार क्यों मोदी पे, मतलब मोदी पे ही क्यों आ रहा है। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो वैसे लोगों के मानस से खेलने वाले लोग जो हैं वो सोरोस टाइप के हैं। और आप देखिए कि इंडिया में मैंने आपको बताया कि 95 से इसका इंटरेस्ट जगता है और 99 में इसने एक एनजीओ लाया जो स्कॉलरशिप्स फाइनेंस करता था, और वहाँ से ये फिर धीरे धीरे अपने टेंटिकल से एक तरह से फैलाने आरंभ किया। उस वक्त तो वाजपेयी जी की सरकार थी और 2004 से जो है ये एक्टिवली यहाँ के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना इसने आरंभ कर दिया। आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी ही काम कर रही है, शशि थरूर जो है उसके अच्छे मित्र हो जाते हैं, राहुल गांधी से भेंट मुलाकात होती है, और राहुल गांधी के साथ एक कोई सलील नाम का व्यक्ति है। ये सब भी जो भी भारत जोड़ो यात्रा में जितने प्रोमिनेंट फेसेज आपने देखे होंगे जो राहुल गांधी के साथ चलते हैं, उनमें से कईयों का नाम एक्टिवली, वो तो या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के साथ, या फिर इनडायरेक्टली जो है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर $1 बिलियन इसने जो है फंड क्रिएट कर दिया, बोला कि मोदी ऑटोक्रेटिक है और इसको तो लाना है। ये उसने ओपनली बोला था कि नेशनलिस्ट हो गई है गवर्नमेंट। मतलब आप यूएस में जाएंगे, यूएस से बड़ा नेशनलिस्ट और कोई धरती पे है नहीं कोई सरकार। हमारे यहाँ तो अपने ही देश में एंटी नेशनल्स मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चंक है, यूएस में नहीं है। अमेरिका जब युद्ध भी लड़ने कहीं पे जाता है तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो वास्तव में कंट्रोल करती है पूरे सत्ता को, युद्ध भी लड़ने अमेरिका जाएगा, मान लीजिए अफगानिस्तान में इसके ट्रूप्स उतरे, तो वहाँ पे उनके टॉयलेट पेपर्स लेके च्युइंगम तक और जो भोजन खाएंगे अमेरिकी कंपनी ही प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं कि वो लोकल कहीं जाके कुछ ले लेंगे और खाते, नहीं, वो इंश्योर किया जाता है। ये होता है नेशनलिज्म कि हम पैसा जो है अपनी कंट्री को भेजेंगे, हमारी तरह का नहीं कि हम कोका कोला पी रहे हैं और चिल्ड आउट हैं एकदम, हमारी तरह का नहीं कि हम विदेशी कंपनी के नहीं भाई हम फाइजर का वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। तो ये लोग उस तरह के हैं। तो उसी नेशनलिज्म को जब आप भारत में देखते हैं प्रतिफलित होते हुए, जब आप देखते हैं कि वीज़ा और मास्टर कार्ड को काउंटर करने के लिए मोदी रुपए कार्ड लेकर के आते हैं, जब आप देखते हैं कि मोदी के कई ऐसे मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किसी विदेशी कंपनी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे लगातार पैसों की भी, धन की भी क्षति उनको हो रही है। और वो जो नहीं होने देना चाहते थे, आप सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा भारत में तो सब चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, आना जाना, सामान कहीं पे डिलीवर हो रहा है, सब कुछ वो इतना आसान हो जाए, और हो रहा है ना। तभी तो आज देखिए कि इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई की दर भारत में अभी कितनी है, बीच बीच में थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है, लेकिन अब तो 4% पे आ गया इन्फ्लेशन। तो ये सब कैसे संभव होता है? ये सब वहीं से संभव होता है कि आपके यहाँ सामान का आवागमन या लोगों का आवागमन द्रुत गति से हो, चीज़ें सड़े नहीं, चीज़ें अटकी नहीं पड़ी रहे कि आपके प्याज के ट्रक जो है कहीं अटके हुए हैं और आपके किसी इलाके में प्याज का दाम अचानक से सप्लाई कांस्टेंट के कारण जो है बूस्ट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ये सारी चीज़ें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो है, मतलब हर चीज़ को, ये वो कड़ी है ना, वो एक पायदान है कि ये अगर आपने सॉर्ट आउट कर दिया तो हर चीज़ जो है उसके आगे जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। तो इससे इन लोगों को समस्या होती है कि ये लोग जिसे हम सपेरों का देश बोलते थे, ये कैसे ऊपर उठता जा रहा है। तो इन लोगों ने वहीं से उसी को कारण बना करके भारत को लगातार टारगेट किया है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि हम तो कहते हैं कि अमेरिका फ्रेंड है, मोदी जी तो जाते रहते हैं, ओबामा से गले मिल रहे थे, ट्रंप से गले मिले, बाइडेन से भी मिलने जाते रहे हैं और बाइडेन ने उनके सपोर्ट में कई बार बोला है। तो क्या भारत हमारा मित्र नहीं है कि ये जॉर्ज सोरोस को पकड़वा दे या उसको बोले कि डांट के बैठा दे कि भाई तुम ये सब मत बोलो? देखिए, आज के समय में जब एक इकॉनमी ऐसी हो, एक माइटी इकॉनमी जब भारत की तरह की होती है, तो फिर
उसको लेकर के कोई मित्र नहीं होता है, सबके अपने अपने हित होते हैं, इंटरेस्ट होता है, फ्रेंडशिप नहीं होती है कि अमेरिका भारत का मित्र बन जाएगा अगर भारत जो है चाइना को काउंटर कर रहा है, वही अमेरिका भारत का दुश्मन बन जाएगा क्योंकि रूस से तेल खरीद रहा है। तो इस तरह से आप देखें तो इन लोगों पर कोई भी सरकार जो है, खास करके बड़ी सरकार, छोटी सरकार पे आप दबाव बना सकते हैं, लेकिन आपके स्तर की अगर आपके ही लेवल की सरकार है तो वो कुछ नहीं करती है। और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो हैं वो किसी भी यूएस जैसे सरकार के लिए एक अच्छे मतलब टूल की तरह है कि यूएस सरकार भारत पे कैसे दबाव बनाएगी। वो बोलेगी कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारा ये डील नहीं होने देंगे, या तुम अगर हमें जो है इन चीज़ों पे आयात शुल्क अगर तुम बढ़ा दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे यहाँ जो आता है हम उस पर बढ़ा देंगे। इस तरह से प्रेशर क्रिएट किया जाता है। या अन्य तरह से कि डोकलाम में अगर तुम चाहते हो तो हम चीन ना आए उसके लिए हम जो है हम अपने ट्रूप्स को भेज देंगे, हम तुम्हें ये हथियार देंगे। इस तरह से मैनेज किया जाता है। लेकिन उसके अलावा कई बार क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि रूस पर अमेरिका माथा पटक के मर गया, पूरा का पूरा यूरोप सर पटक के मर गया। भारत जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है, यूरोप को समाप्त कर चुका है और भारत सबसे ज़्यादा रूस से तेल खरीद रहा है। कैसे संभव हुआ ये, जबकि इतने लोग बोल रहे थे मत करो। तब ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स इनको बोला जाता है कि ये एक्चुअल में स्टेट से जुड़े हुए नहीं है, स्टेट मतलब जो है सत्ता उससे जुड़े हुए नहीं है लेकिन उसके प्रभाव क्षेत्र में है, उनको एक्टिवेट किया जाता है कि जा बेटा खेल। तब ये सब जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग आते हैं और वो जो उनके नेशन का इंटरेस्ट होता है कि या तो इनको इतना मतलब ट्रबल कर दो कि सत्ता ही चली जाए और फिर आ जाए मनमोहन सिंह टाइप के लोग जिनके नेता जो है अमेरिका जाके बोल रहे हैं कि नहीं अमेरिका को भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए इंटरवीन करना चाहिए, राहुल गांधी टाइप के लोग आ जाएंगे, या जिनकी बेटी जो है किसी अमेरिकी बिलियनियर के यहाँ पे काम कर रही है। तो या तो वो उस तरह की सत्ता चाहते हैं, नहीं तो फिर उसको इतना ट्रबल में रखेंगे कि भारत स्वयं कहेगा कि यार इनको देखो यार ये क्या करवा रहे हो आप। तब आपको जो है बार्गेनिंग टेबल पे लाया जाएगा कि ठीक है हम करवा देंगे लेकिन आपको ये करना होगा। तो इस तरह के लिए ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं किसी भी राष्ट्र का जो डर्टी जॉब होता है ना वो करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और ये अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने फाइजर पे बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी, उसके बाद रसा पे जिस पे ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसको बोला जाता है कि यही पूरे यूएस को चलाता है, मतलब सबसे ज़्यादा हथियार हर जगह पे भेज रहा है कि हर जगह संकट की स्थिति रहे, लोग लड़ते झगड़ते रहे। और अभी आया था ना एक जो रेगन के पॉडकास्ट पे एक आए थे, उसने यह बताया कि प्रेसिडेंट जो था वहाँ का जेलेंस्की तैयार हो गया था एक टॉक करने के लिए कि भाई इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन अमेरिका ने उसको मना कर दिया, बोला कि नहीं नहीं तुम्हें लड़ते रहना है। मतलब एक डील जो है वो लगभग हो गई थी कि रूस यूक्रेन विवाद थम जाए, क्योंकि भाई पूरा का पूरा यूरोप का वहाँ पे क्राइसिस हो गया, ठंड में जो है गैस के दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ की इकॉनमी जो है थरथरा रही है। तो ऐसे में हो गया था, लेकिन उस डील को होने नहीं दिया गया। क्यों नहीं होने दिया गया? क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, जो हथियार बनवाती है, दलालों का जो या मैन्युफैक्चरर का जो समूह है जो नैरेटिव को कंट्रोल करती है, वो चाहती है कि भाई हमारा हथियार बिकता रहे, लोग मर रहे हैं तो बाहर पे मर रहे हैं ना। अमेरिका ने अपनी धरती पे आज तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा है और पूरी की पूरी कई अर्थव्यवस्थाओं को, कई राष्ट्रों को तबाह किया है। तो इनके लिए ये सारा काम जो नैरेटिव के लेवल का होता है जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग करते हैं, और बाकी का काम अगर नहीं करेंगे तो हम हथियार बेचेंगे, हम पाकिस्तान को अपने जेट फाइटर्स देंगे और वो जो है काम करेगा तो तुम्हें बैलेंस में रखेगा। तो इस तरह का काम होता है। तो इससे जो है चिढ़ा हुआ अमेरिका जो है, और ये जो अमेरिकी कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग जो है जॉर्ज सोरोस जैसे कई लोगों को छोड़े रहते हैं कि तुम कॉन्स्टेंटली इन पे जो है ब्लेड मारते रहो लगातार, कि थोड़ा थोड़ा भी खून तो निकल रहा है तो व्यक्ति जो है मतलब अशक्त होगा, दुर्बल हो जाएगा। तो उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि भारत में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं।
भारत में सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं कि भारत के लोग मूर्ख नहीं हैं। 2 बार मतलब 14 में और 19 में इनके पूरे नैरेटिव को थ्वाट किया गया। 14 में भी माहौल बन रहा था ना कि सांप्रदायिक ताकतों को ये सब करने नहीं देंगे, नीतीश कुमार अलग हो गया, तरह तरह की चीज़ें हुई थी। 14 का माहौल याद कीजिए, 13 के सितंबर के बाद से जब मोदी ने अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया था। उसके बाद 19 तक तो भाई साहब लग रहा था देश में आपातकाल आ गया है, देश में हर कोने में दंगे ही हो रहे, जबकि हुआ कहीं पे नहीं, लेकिन माहौल इस तरह का बनाया गया। 19 में भी आपने देखा कि जो है जीत गए। तो इनके मुंह पे 2 बार जो है लात पड़ चुकी है, और 2 बार फिर मैंने 17 और 22 में जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो इस कारण से ये लोग जो है काफ़ी मतलब टेंशन में है एक तरह से। उसके बाद आप देखेंगे कि लेफ्टिस्ट जो है, वामपंथी जो है, वो हर दूसरे दिन एक्सपोज हो रहे हैं। उनका हाथ कहीं ना कहीं गलत चीज़ में निकल ही रहा है, और इनके जो फुट सोल्जर्स थे उनको भी लगातार या तो संस्थाओं को बैन किया जा रहा है, पीएफआई के साथ हुआ, या फिर इनसे संबद्ध जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उन एनजीओज को वॉच लिस्ट पे डाला जा रहा है, या उनका एफसीआरए जो है फॉरेन फंडिंग अगर कहीं बाहर से आ रहा है तो उसको बंद ही कर दिया गया, एमनेस्टी को बंद कर दिया गया। और सरकार कई बार जो है बहुत उस तरह के निर्णय भी ले रही है जो एक्सपेक्टेड नहीं रहता है सरकारों से। हाँ, यह ठीक है कि कई बार हमने चाहे सीए हो गया या फिर किसान आंदोलन हो गया, इन तरफ पे जिस तरह से करना चाहिए था काम उस तरह से हुआ नहीं। फिर भी मोटा मोटी आप देखेंगे जोड़ घटाव करेंगे तो अधिकतर समय पे जो है सरकार इस तरह के काम कर रहे हैं, खास करके वामपंथियों को काउंटर करने के लिए। उसमें ही लोग, हाँ, हम लोग सरकार से नाराज होते हैं कि हमारे मतलब के हमारे जो हिंदुत्व हित की बात कर रहा है उसके लिए सरकार उतना काम नहीं कर रही है, लेकिन वामपंथियों को काउंटर करने के लिए सरकार, नक्सलियों का तो बिल्कुल ही, राजनाथ सिंह को तो क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने नक्सलियों को तो लगभग 80-90% जो है उसका फुटप्रिंट भी कम किया, उसकी फंडिंग भी कम कर दी, और बहुत रेयर अब उस तरह के इंस्टेंसेज आते हैं। तो इन सब के कारण हम देख रहे हैं कि उनका जो एजेंडा चला करता था वो अब चल नहीं पा रहा है। बीबीसी हो गए, सोरोस हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये सब एक तरह से आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये मोदी की सहायता ही कर रहे हैं, क्योंकि मोदी को लोग उसी रूप में देखना चाहते हैं कि हाँ बीबीसी को पेल दिया। इन लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग हल्ला करेंगे, अरे फ्रीडम इंडेक्स में जो है रेटिंग गिर जाएगी। दक्षिण पंथियों को या गैर वामपंथियों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा इंडेक्स में कितना गिर गया, क्या गिर गया, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडेक्स भी इन्हीं कमीनों के बनाए हुए हैं, तो उनसे कोई चिंता नहीं है। तो राहुल गांधी बोले, वो भारत जोड़ो यात्रा करें, तो वो आदमी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा भाजपा को सहायता ही मिलेगी। एनजीओ जब भी इस तरह का एजेंडा चलाएंगे भाजपा को सहायता ही मिलेगी। सोरोस जब भी इस तरह का काम करेगा भाजपा को सहायता ही मिलेगी, क्योंकि लोग जान गए हैं कि इनकी सच्चाई है क्या। इनका जो मोड है, कार्य करने की प्रणाली जो है वो अब काम नहीं कर रहे, क्योंकि 2012-13 के बाद से, जब से सोशल मीडिया का अभ्युदय होता है भारत में, तब से जो है पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि जो नैरेटिव का स्फेयर जो था उसमें भयानक मतलब नेगेटिव शब्द हो जाएगा, एक उसमें अलग तरह का बदलाव आ गया है। पहले एक तरफा संवाद होता था, अब 2 तरफा नहीं, मल्टी लेटरल होने लगा ये सब, कि अलग अलग तरह से लोग आपको आके प्रश्न पूछने लगेंगे। जो नेता या जो पत्रकार आकर टीवी पे कुछ बोल देते थे, अखबार में कुछ लिख देते थे और कोई पूछने वाला, अब रोज गालियां सुन रहे हैं, रोज उनसे प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो इन सब को देखते हुए लग रहा है कि इनकी पुरानी तकनीक जो है अब यहाँ पे चल नहीं रही है। और उसका एक और भी कारण है कि यही तकनीक वेस्ट में चल जाती है, यूरोप में चल जाती है, और भारत में तो वैसे भी काम नहीं करेगा, क्योंकि भारत जो है यूरोप के राष्ट्रों की तरह या जो अफ्रीका के राष्ट्र हैं उनकी तरह, जिसमें सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, जिनको इन्होंने बर्बाद किया, या एशिया के ही छोटे राष्ट्र जो थे उनको, जिसको ये सोरोस टाइप के लोगों ने बर्बाद किया है। तो भारत उस तरह का है नहीं, क्योंकि भारत में यूरोप के पॉपुलेशन साइज के भी और इकोनॉमी के भी साइज के, उनके जो राष्ट्रों का साइज है उतने के तो राज्य हैं, तो इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं कि उस डाइवर्सिटी के कारण ओपिनियन में भी, मतलब यस और नो टाइप का नहीं है, यहाँ पे ओपिनियन भी कई तरह का है।
और साक्षरता का भी आप स्तर देख लीजिए, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का भी देख लीजिए, सब कुछ आप मिला के देखेंगे तो ये जो ब्लैंकेट तरीके से कार्य करता था इन लोगों का चलाया हुआ एजेंडा, वो अभी भारत में प्रतिफलित होता हुआ नहीं दिखता है। वो यहाँ पर अलग अलग लोग अलग तरह से उसको रिसीव करते हैं और उसको काउंटर करते हैं या उसको मान लेते हैं या अपने हिसाब से वो लोग नैरेटिव बनाते हैं। इसीलिए जो नैरेटिव थोपने की चेष्टा हो रही है वो कभी भी भारत में सफल नहीं हो पा रहा। मतलब 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा हमने, तो हम कह सकते हैं कि इनका नैरेटिव उस तरह से चलता नहीं, बल्कि इनके ऊपर ही बैकफायर करता है। तब आप पूछेंगे कि फिर आप ये बता क्यों रहे हैं हम लोगों को, जब लोग स्वयं ही डिसाइड कर। लोग स्वयं डिसाइड तब करते हैं जब हम आपको बताते हैं, तब जाके इनका नैरेटिव बैकफायर करता है कि हम आपको वैचारिक रूप से उतना समृद्ध कर देंगे, उतने आंकड़े दे देंगे, उतने तथ्य दे देंगे, उतने तर्क दे देंगे कि आप कभी भी छोटे छोटे समूहों में जब इन बातों पर चर्चा होगी तो आपके पास लगातार ऐसे बिंदु होने चाहिए, ऐसे तर्क होने चाहिए जो बताएं कि जॉर्ज सोरोस तो ये है, इसने तो ये किया है, ये इस तरह से एनजीओ कंट्रोल करता है, ये इस तरह से ऑल्ट न्यूज को फंड करता है, ये इस तरह से इन लोगों को सर्टिफिकेशन देता है, ये इस तरह से जो इंडेक्स की तुम चर्चा कर रहे हो वो सारा का सारा 5 लोग, 10 लोग, 12 लोग, कोई उसका मतलब कोई पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं है, कुछ भी करके 50 लोग मिलके 50 लोगों से पूछ करके ये लोग जो है इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। तो इस कारण से हम इन पर चर्चा करते हैं। और एक और चीज़ है इनके असफल रहने का कि जब आपको अपने नैरेटिव को एक बार नहीं बार बार फंड करना पड़े, उसको प्रमोट करना पड़े, उसको आगे तक पहुंचाने के लिए बूस्ट करना पड़े, तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिक नहीं है। इसका मतलब है कि वही लोग बोल रहे हैं और वही एक समूह जो है सुन रहा है। तो विश्वास करने वाले लोगों में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि काउंटर आ जाने से, पहले काउंटर नहीं होता था, अब काउंटर आर्ग्यूमेंट आने से वो जो समूह है जो तुम्हें सुना करता था रिसेप्टिव होकर के, वो समूह संकुचित होता जा रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। तो इस कारण से भी इनकी वो तकनीकें यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। आशा है कि आज के इस मतलब थोड़ा लंबा हो गया, और लंबा तो मेरा वीडियो होता ही है, क्योंकि मैं आपको केवल वो ग्राफ खींच करके नहीं बताना चाह रहा हूँ कि देखो इससे वो संबद्ध है, इससे वो संबद्ध है, इस तरह से, क्योंकि मेरा वो एक तो मेरी वो शैली नहीं है। दूसरा यह है कि मैं आपको आपकी भाषा में उसी सहजता से आप आगे इस चीज़ को ले जाएं, उसी तरह से एक एक बिंदु को तोड़ करके आपके सामने रखता हूं, ताकि आप इसे पॉडकास्ट फॉर्म में ले लें या जैसे भी आप लेना चाहें, कि एक कन्वर्सेशन के हिसाब से इसे देखें, सुने और अपनी समझ विकसित करें। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाए कि ये फंड करता है उससे इतना $1 मिलियन गया, वो सब नहीं। मैं खाली बोल दूंगा कि पैसे लिए इन्होंने, और पैसे लिए उसके सबूत है, ये बता दूंगा। कितना लिया उससे आपको क्या मतलब है, उतना करना है तो आप आगे जा कर के पढ़ सकते हैं। और बहुत लोग इस पे शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, बहुत लोग शॉर्ट थ्रेड भी बनाते हैं, सारी चीज़ें जो है उपलब्ध है, वहाँ जाकर ले लीजिए। तो इसको जो है आप, वही मैं वापस आपसे कहना चाहूँगा कि इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, क्लिप्स निकालिए, ट्विटर पर डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, मुझे टैग करना हो टैग कर सकते हैं आप, और इस कन्वर्सेशन को लगातार बढ़ाते रहिए। तभी जाकर के जब इनका नैरेटिव हम कहते हैं कि बैकफायर कर रहा है, तो उसका कारण आपके द्वारा लिखा गया कोई ट्वीट हो, आपके द्वारा शेयर किया हुआ कोई वीडियो हो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।